हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो अभी आज के सेशन में हम लोग प्रीलिम्स 2022 का पॉलिटी और गवर्नेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग ने ज्योग्राफी का जो है दो पेपर 25 और 24 का डिस्कस किया है। वही पॉलिटी का अपना 25, 24 और 23 का पेपर डिस्कस कर लिया है। आज जो है ये 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अपना 2021 का पेपर बचेगा। फिर पॉलिटी वाला अपना 5 साल का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने अपना अप्रोच चेंज किया है। क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही वैल्यू एडिशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो हर एक क्वेश्चन में मैंने थीम भी आपको शेयर की है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जुडिशरी से आया, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और स्टैट्यूटरी लॉ से रिलेटेड है। तो थीम अगर आपको पता रहेगी तो रिवाइज़ करना काफ़ी ईजी होगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वॉज पास्ड। दूसरा ऑप्शन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। तीसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद साथ में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो जो पहला ऑप्शन है अपना कि परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमेटी, तो जो एच एन सन्याल थे हमारे, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे इंडिया के, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। तो उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था 1961 के टाइम पे। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफ़ाइन करने के लिए बनाई गई थी। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास किया गया, जिसमें जो सर्टेन कोर्ट थे उनकी लिमिट को डिफ़ाइन किया गया था और पावर उनका कि उनके कंटेम्प्ट के लिए क्या वो पनिश कर सकते हैं कि नहीं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। तो ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के अंडर में एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो किसी को भी अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। हाई कोर्ट 215 आर्टिकल के अंडर में अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 से लेके 147 तक, हर एक आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हाई कोर्ट के भी जितने आर्टिकल हैं वो भी आप लोग देख लेना। ये आर्टिकल नंबर 214 से लेके 231 तक है, तो ये देख लेना। ये आपका पार्ट 5 में आता है और ये आपका पार्ट 6 में आता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे जो दिया, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ, तो ये भी सही यहाँ पे दिया हुआ है। अब तीसरा ऑप्शन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो जैसा कि आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। तो उसके वजह से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी बल्कि बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा तो वो और भी ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये रॉन्ग है। और ये डिफ़ाइन वाला यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप भी है। यूपीएससी बार बार ये क्वेश्चन फ्रेम करता है क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन है और क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं है। अब ये जो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ये कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में डिफ़ाइन है, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग हो गया। अब चौथे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये बिल्कुल सही है। जो यूनियन लिस्ट है पार्लियामेंट का, उसके अंडर में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट से रिलेटेड लॉ बनाए। तो ये वाला भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये सारा देखते हुए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि कंटेम्प्ट एक्ट पार्लियामेंट ने क्यों बनाया। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि थ्रू आउट इंडिया वो रेगुलेशन इस्टेब्लिश किया जाए कोर्ट्स में अपने कंटेम्प्ट के पनिशमेंट के लिए। तो ये एक रीज़न है कंटेम्प्ट एक्ट पास करने का 1971 में। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर बी हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू एडिशन मटेरियल प्रोवाइड किया है। सेम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए नियर बाय फ्यूचर के क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकते हैं वो आप देख लेना। अब सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है,
वो थोड़ा देख लेना। जैसे विलफुल डिसोबीडियंस हो गया कोर्ट का, तो वो सिविल में आता है। क्रिमिनल में जो है आपका कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, तो ये सब आ जाता है। फिर कौन सी चीज़ें कंटेम्प्ट के केस में नहीं काउंट की जाएगी, तो वो सब आप देख लेना। तो ये हो गया। अभी ये जो तीसरा वाला है लोअर कोर्ट एंड कंटेम्प्ट, अभी ये चीज़ करंट न्यूज़ में थी। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट को इसलिए पास किया था क्योंकि एक सीजीएम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको पुलिस ने माना नहीं था। तो उस केस में वो लोअर कोर्ट जो थी वो इलाहाबाद मूव की और इलाहाबाद कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑर्डर इश्यू हुआ वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट में। तो ये आप देख लेना, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्या क्या इसमें दिया हुआ है कि जो लोअर कोर्ट्स है वो अपना कंटेम्प्ट का पावर कैसे एक्सरसाइज करती है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। दूसरा है बार काउंसिल हैज़ द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसको आप लोग ट्राई करो खुद से एक बार। आई होप आप लोग ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है उसमें एक कैच है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। तो जो लीगल फर्म है वो कैसे एडवोकेट रिकॉग्नाइज होंगी, क्योंकि एडवोकेट तो किसी इंडिविजुअल को डेजिग्नेट किया जा सकता है, यहाँ पे लीगल फर्म की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसमें दूसरा पार्ट है बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग एज एडवोकेट्स। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बंदा एक ग्रेजुएट होता है एलएलबी में उसको लॉयर बोलते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस स्टार्ट करता है अपनी कोर्ट में उसको एडवोकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट लॉयर है वो प्रैक्टिस नहीं करते कोर्ट में, तो उनको और जो पेटेंट अटॉर्नी है इनको, ये दोनों लोग को एडवोकेट के लिस्ट से बाहर किया जाता है। पेटेंट अटॉर्नी को तो पेटेंट अटॉर्नी एक्ट 1970 का जो है उसमें काउंट किया जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला वाला ये रॉन्ग हो गया इस हिसाब से। अब दूसरे स्टेटमेंट पे अपने चलते हैं। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। तो ये सही है, जो बार काउंसिल है अपना वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश किया था अंडर एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961। अब इनका क्या काम है, जो क्या बोलते हैं कॉलेज होती है उनका सिलेबस डिफ़ाइन करना, किस कॉलेज को लीगल स्टेटस मिलेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या कोड ऑफ एथिक्स रहेगा, ये सारी चीज़ें बार काउंसिल जो है वो डिफ़ाइन करती हैं कि फ्यूचर के एडवोकेट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 2 ओनली। पहला वाला रॉन्ग है इस स्टेटमेंट की वजह से, लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स। तो एडवोकेट्स इंडिविजुअल लॉ ग्रेजुएट जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस करे उसको डेजिग्नेट किया जाएगा, ना ही किसी कॉर्पोरेट लॉयर को, ना पेटेंट अटॉर्नी को। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू एडिशन आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसा मैंने बताया था स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये देख लेना कौन से एक्ट के अंडर में आती है। अब यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है फ्यूचर में कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे पुराने क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वैसे ही फ्रेम कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स आप एक बार देख लेना, ताकि ये फैक्ट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो फ्यूचर में आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये क्या है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो अपना हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, तो वहाँ पे वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो जितने भी केस फाइल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम पे ही फाइल होते हैं। नॉर्मल एडवोकेट्स फाइल नहीं कर सकते केस। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल की आपकी प्रैक्टिस, फिर 1 साल का एक्सपीरियंस किसी सीनियर एओआर के अंडर में। तो ये सब आप देख लेना। फिर सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वो एग्ज़ाम जो पास करता है वही एओआर की डेजिग्नेशन पाता है। तो यहाँ पे दिया एग्जामिनेशन का सुप्रीम कोर्ट जो कंडक्ट कराता है। फिर अभी ये वाला जो है फॉरेन लॉयर्स इन इंडिया, कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, तो उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था कि जो कंट्रीज़ अपने अलाउ करती है इंडियंस लॉयर्स को प्रैक्टिस करने का, या फिर वो कॉर्पोरेट में आर्बिट्रेशन वर्क अलाउ करती है, तो उन्हीं को इंडिया में भी अलाउ किया जा रहा है।
वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। यहाँ पे ये दिया हुआ है, दे कैन ओनली डू एडवाइजरी और कॉर्पोरेट वर्क एंड आर्बिट्रेशन, दे कैन नॉट अपील बिफोर एनी इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो ये वाला आप थोड़ा डिटेल में देख लेना, तो फ्यूचर के क्वेश्चन अगर यहाँ से फ्रेम होंगे तो आप कर ले जाओगे। अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अच्छा थीम आप लोग ध्यान में रखना, जब रिवीजन करना होगा तो थीम वाइज कौन से थीम के क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो रहे हैं और कौन सी थीम सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी को आप प्रायोरिटाइज़ करना। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए पहले वो अच्छे से तैयार करना, ताकि वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट। तीसरा है, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इसको आप लोग ट्राई करो, फिर साथ में सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो जो पहला ऑप्शन है कि अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू अभी तक आपको याद ही हो गया होगा, अंडर आर्टिकल 368 होता है और रिक्वायर्स अ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मनी बिल के केस में प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की चाहिए होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो किसी के थ्रू भी पास किया जा सकता है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्राइवेट मेंबर हो, मतलब कि गवर्नमेंट में कोई मिनिस्ट्री नहीं होल्ड कर रहा हो, वो भी बिल इनिशिएट कर सकता है। तो पहला जो है ऑप्शन कि बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग हो गया। When a constitution amendment bill is presented to President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent। तो पहले जो था ये obligatory नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 24th अमेंडमेंट 1971 में जो हुआ उसके बाद से ये मैंडेटरी हो गया प्रेसिडेंट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले बिल को प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही देना है, वो अपना वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते या उस बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकते। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी का यहाँ क्या मतलब है कि मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वोट करें, और वोटिंग जो है उसमें 2/3 जो मेंबर हैं वो वोट करें उस बिल के फेवर में। मोर देन हाफ प्रेजेंट हो और 2/3 जो है वो वोट करें उस बिल के फेवर में, और दोनों ही हाउस में सेपरेटली बिल पास होगा, लोकसभा में अलग से और राज्यसभा में अलग से। और लिखा है देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अ जॉइंट सिटिंग, ये सही है। आर्टिकल 368 में ये मेंशन है कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट यहाँ दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 2 and 3 ओनली। अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन में कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो किस किस में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की वो आप देख लेना यहाँ पे। फिर फेडरल फीचर का ये रेटिफिकेशन ट्रैप जो है उसके बारे में आप लोग रीड कर लेना। फिर सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन केस में चाहिए होता है, तो वो सब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट बेयर मिनिमम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बार बार फ्रेम किए जाते हैं। 14 में क्या मेंशन किया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। दूसरा स्टेटमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. Which of the following statement given above is are correct? तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो चलिए साथ में देखते हैं। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफ़ाइन किया हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं 4 रैंक का यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऐसा कहीं पे भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया है।
डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से उठाए हुए हैं। इसका बेसिक पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए था। तो ऐसे इस मिनिस्टर्स को क्या ड्यूटी अलॉट की गई है और उनकी हायरार्की में पोजीशन क्या है, इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं पीएम के काफ़ी क्लोज, उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स का दर्जा देते हैं। ऐसे करके अलग अलग हायरार्की है मिनिस्टर्स की, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है अंडर आर्टिकल 74। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा। तो पहले क्या होता था, पहले जो गवर्नमेंट है अपनी सरकार बचाने के लिए एमएलएज और एमपीज़ को कुछ ना कुछ मंत्रालय दे देती थी। इससे होता क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाता था। तो फिर इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए 91st अमेंडमेंट लाया गया 2003 में, और एक 75th आर्टिकल में एक लॉ ऐड किया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स होंगे वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों के केस में, और उसमें प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड होंगे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, 2 ओनली। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके वैल्यू एडिशन को देख लेते हैं। तो जो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आपको बता रहा था, उसका कुछ डिटेल दिया हुआ है, वो आप देख लेना। यहाँ पे एक जो ट्रैप है कि जो स्मॉलर स्टेट होंगे उसमें भी ये लागू होगा कि नहीं। तो जैसे गोवा सिक्किम के केस में 40 और 32 मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे ये 15% वाला रूल जो है नहीं लागू होगा, क्योंकि फिर मिनिस्टर्स बहुत कम बनेंगे जो कि अनवाइबल हो जाएगा। तो ये सब जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं इनको ध्यान में आप लोग देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, तो उसके बारे में आप देख लेना। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे मैंने बताया था सबसे सीनियर मोस्ट जो मिनिस्टर्स होते हैं। फिर ये था कैबिनेट वर्ड, ये पहले से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको लाया गया था, तो ये आप देख लेना। फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस केस में गवर्नमेंट लैप्स कर जाती है, किसके रेजिग्नेशन पे, तो वो देख लेना। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो वैल्यू एडिशन में मैं आपके साथ मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, इसको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ में, क्योंकि वहाँ से ही आप नए क्वेश्चन फ्रेम करोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। पहला है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, दूसरा है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तीसरा है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसको आप लोग ट्राई करो खुद से, फिर साथ में करते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ लोकसभा का नहीं है, ये राज्यसभा भी कर सकती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, स्टेट इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इन तीनों आर्टिकल के अंडर में जो इमरजेंसीज आती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। तो ये तो दोनों हाउसेस का है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर लिखा है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में ये क्लियरली मेंशन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ डायरेक्टली आंसरेबल टू लोकसभा, क्योंकि वो अपना जो मैंडेट है वो लोकसभा से ही डिराइव करते हैं। तो जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा वो हमेशा लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी पास नहीं हो सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब तीसरे ऑप्शन पे अपने आते हैं, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट होता है वो अंडर आर्टिकल 61 होता है, और उनका इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वायलेट करने के केस में होता है।
तो उस केस में इम्पीचमेंट मोशन किसी भी हाउस से पास हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जैसा कि मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर जो है उनका प्रेजेंट होना और 2/3 वोटिंग। अगर इम्पीचमेंट हो रही है तो उस केस में होगी, तभी उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। और दोनों हाउस में वोटिंग सेपरेटली होगी, तभी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 ओनली। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसका वैल्यू एडिशन वाला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो किस किस केस में लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है? तो मनी बिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, उसको सॉल्व करके आपको याद ही हो गया होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी जस्ट हम लोग ने सॉल्व किया। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स ये देख लेना। फिर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, रिवोक करने के लिए इमरजेंसी को लोकसभा के ही पास में राइट है। ये 44th अमेंडमेंट से आया था, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग देख लेना। फिर राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर किस किस चीज़ से रिलेटेड होता है? तो अंडर आर्टिकल 249 जो है उस केस में है। फिर ऑल इंडिया सर्विस वाले केस में है। फिर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में। ये जो आर्टिकल्स है ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड, वो आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लॉ स्पेसिफाइड दैट अ नॉमिनेटेड legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. दूसरा है the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Which of the following statement given above is are correct? तो पॉज करके एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर साथ में सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, तो एंटी डिफेक्शन आपका 10th शेड्यूल में दिया हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट से आया और उसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड थीम है यूपीएससी का। तो पहला स्टेटमेंट है द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। इसने कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया है पहला स्टेटमेंट, कि वो विद इन 6 months कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तब उस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है अपने इलेक्शन के, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। अब अपने दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं कि दी लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इंडिया में, उसमें एक लूप होल छूटा हुआ है कि कितने टाइम फ्रेम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को केस डिसाइड करना है, तो ये डिफ़ाइन नहीं है। इसी का फ़ायदा उठा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, वो इस एंटी डिफेक्शन वाले केस में अपना डिसीज़न नहीं देते, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीज़न जो होता है वो फाइनल होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब ये एंटी डिफेक्शन वाला ये जो लूप होल है उसको लेके हमेशा जब कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को विद इन 3 months केस डिसाइड करना चाहिए एंटी डिफेक्शन वाला, और वो एज अ ट्रिब्यूनल एक्ट करेंगे, उनका डिसीज़न फाइनल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अभी वैल्यू एडिशन में मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 2 ओनली। तो वैल्यू एडिशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, इसमें देख लेना। डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो इलेक्टेड मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई कब होंगे? जब अपनी जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उसका वॉलंटरीली वो गिव अप कर देंगे, तो उस केस में वो क्या बोलते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या अपने पार्टी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर ये वाला जो है अभी इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर 6 महीने बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है। अब एक्सेप्शन क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ में मर्जर का केस आप देख लेना,
मैंने सब अंडरलाइन किया हुआ इंपॉर्टेंट एरिया, इसको आप लोग पढ़ लेना। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में, फिर ये जो है ये जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर किया गया था, क्योंकि एंटी डिफेक्शन में ओरिजिनली बोला गया था कि जो स्पीकर का या चेयरमैन का डिसीज़न है वो फाइनल है, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1992 का जो केस था कि होतो होलान केस में उसको रिवर्स कर दिया था कि एज अ ट्रिब्यूनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर वर्क करेंगे। उसके बाद अगर डिसीज़न मैलाफाइड लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करके जजमेंट दे सकता है। चलिए, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. Second option, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submit his resignation when the government which appoint him resigns. Which of the following statement given above is are correct? तो आप लोग पॉज करके इसको ट्राई करो खुद से एक बार। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट जो है हमारा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जो है उनका मेंशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन किया हुआ है, तो वो आप देख लेना। उनका क्या क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट का, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, गवर्नमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पहले भी पूछा गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो वो आप देख लेना। यहाँ पे जो दिया है कि एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। इनका काम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करना। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 88 में क्लियर कट मेंशन है कि जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो और जितने भी मिनिस्टर हैं उनके पास ये प्रिविलेज है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनके पास वोटिंग राइट उसी हाउस का होता है जिस हाउस के वो मेंबर होते हैं, बट अटॉर्नी जनरल के पास किसी भी हाउस का वोटिंग राइट नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है कि आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ हाउस। ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग में। तो पहला स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गया आपका। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सेम ट्रैप यूपीएससी का कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के बारे में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं जब गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन करती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो होता क्या है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वही सजेस्ट करती है कि किसको अटॉर्नी जनरल बनाना है। तो ये कन्वेंशन या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया पार्लियामेंट में कि जब गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है तो अटॉर्नी जनरल जो है हमारे वो भी रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको चूज़ करने वाली गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन कर दी है। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो गया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिज़ाइन। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और प्रैक्टिस है उसमें यही फॉलो होता है कि अटॉर्नी जनरल जनरली अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, या बीच में प्रेसिडेंट उनको कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर गवर्नमेंट सजेस्ट करेगी प्रेसिडेंट को कि अटॉर्नी जनरल को हटाना है या चेंज करना है तो भी उनको हटाया जा सकता है। उनका टर्म जनरली एसोसिएट होता है गवर्नमेंट के टर्म से, गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, नीदर वन नॉर टू। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया, बट आपको समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू एडिशन वाला अपना पॉइंट आप लोग देख लो। तो जैसा कि मैंने बताया था अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल 76 है, वो देख लेना। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वही होता है, या तो आप 10 ईयर्स एज अ एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट में या 5 ईयर एज अ जज हो हाई कोर्ट के, तो ये सब देख लेना। राइट एंड लिमिटेशन ऑफ AGI, तो उनका वोटिंग राइट किसी भी हाउस में नहीं होता है।
वो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था। राइट टू ऑडियंस, ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में जो है एज अ ऑडियंस प्रिसाइड कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो ये फुल टाइम गवर्नमेंट के वो क्या बोलते हैं सर्वेंट होते नहीं हैं, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट क्रिमिनल केस में गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म करेंगे तभी कर सकते हैं, और कोई भी केस ऐसा नहीं ले सकते जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। फिर सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो इसमें 2 टाइप के सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो उनका सर्विस कंडीशन कौन से लॉ के थ्रू गवर्न होता है, तो लॉ ऑफिसर रूल 1987 के थ्रू गवर्न होता है। तो ये थोड़ा सा जितना ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है ना, उसको एडिशनली आप थोड़ा बहुत जैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है उस तरीके से खुद फ्रेम करके 360 डिग्री थोड़ा और डिटेल में आप कवर कर लेना, ताकि कोई भी स्टेटमेंट फ्रेम हो तो उस तरीके से आपने पहले सोचा हुआ हो, आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट ना हो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशू बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंडामस विल नॉट lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Third है, any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Which of the following statement given above are correct? जैसा कि मैंने बताया रिपीटेड थीम रिट्स वाला मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, तो पांचों जो रिट्स है आपको बाय हार्ट वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए, किस केस में और किसके अगेंस्ट में इश्यू होती है, उस रिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो चलिए पहले आप लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, फिर साथ में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है, मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। तो मैंडामस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। अच्छा, हम लोग ने जो रिट्स रट्टा मारा था उसमें मैंडामस को इस तरीके से मेमोराइज़ किया था कि कोर्ट जनरली अगर कोई ऑफिसर कॉम्प्लाई नहीं करता है तो उसको हार्श लैंग्वेज में डांटता भी है। तो मैंडामस को हम लोग ने ऐसे ट्रिक लगाया था, मैंडामस का मतलब मैड या समथिंग ऐसा कुछ रिलेटेड हम लोग ने एंकरिंग वर्ड बना लिया था कि कोर्ट डांटता है अगर कोई भी ऑफिस जिसकी ये ड्यूटी है, पब्लिक ऑफिस अगर मतलब कोई भी ऑफिसर पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफ़िल नहीं करता है तो कोर्ट उसे कमांड करती है वो ड्यूटी फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पे दिया मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। तो ये बिल्कुल सही है। मैंडामस जो के अंडर में जो कोर्ट रिट पास करती है वो प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में कभी भी इश्यू नहीं करती है अनलेस एंड अनटिल उस प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक अफेक्ट ना हो लार्ज स्केल पे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो अब गवर्नमेंट कंपनीज़ कौन सी होती हैं, इसको कोर्ट ने बहुत क्लियर कट अंडर आर्टिकल 12 के अंडर में डिफ़ाइन किया है कि किसको स्टेट का पार्ट माना जाएगा और किसको स्टेट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 360 डिग्री कवर कर लेना, क्योंकि इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं कोर्ट के, उससे वो डिफ़ाइन होता है कि वो स्टेट का पार्ट है कि नहीं। तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो एग्जैक्टली जो ऊपर वाले सेंटेंस में मैं समझा रहा था, मैंडामस जो है वो कोर्ट इश्यू करेगी अगर वो कोई गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो यहाँ पे दिया मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये जो नॉट लाई है इसके वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा, मैंडामस लाई करेगा अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो। अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन रिट्स ऑफ क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो की मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस। तो किसी भी पर्सन की लेजिटमेसी उस ऑफिस को होल्ड करने की, उस केस में ये रिट इशू किया जाता है कोर्ट के थ्रू, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी चेक किया जाए कि वो सही ऑफिस होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो ये कोई भी ये पब्लिक माइंडेड पर्सन इनिशिएट कर सकता है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। आई होप इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग को समझ में आया होगा। तो जितने भी अपने 5 रिट्स हैं ना, वो हर एक रिट्स का क्या मीनिंग होगा वो आप डिटेल में देख लेना। हैबे कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, हर एक वर्ड की आपको मीनिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो किसके अगेंस्ट में यूज़ होगा उसको आप समझ के याद करोगे तो ईजी रहेगा रिटेन करना आपके लिए। चाहे तो आप मेमोनिक्स बना सकते हो वो 5 रिट्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन दिया है, यहाँ आपके 5 रिट्स दिए हुए हैं, हैबे कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी,
तो इसको आप लोग देख लेना। क्यो वारंटो इस क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है, वो दिया हुआ है। अब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि किसका रिट जुडिडिक्शन ब्रॉडर है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू करता है, बाकी जो हाई कोर्ट है वो ये क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट इशू करता है। तो इसका वाइडर माना जाता है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है या पूछ सकता है, तो ये देख लेना। फिर टेरिटोरियल स्कोप भी आप पढ़ लेना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू एडिशन के जितने जितने पॉइंट्स हैं ना, ये हर एक पॉइंट प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से आप एक एक पॉइंट तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में विथ रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है एज पर द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर मे फिक्स। दूसरा है देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। तीसरा है द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling. चौथा है the well established parliamentary practice regarding the appointment of a deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. Which of the following statement given above are correct? तो इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, फिर साथ में सॉल्व किया जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट को। As per the rule of the procedure of conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix. तो रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के रूल 8 में ये क्लियर कट मेंशन है कि स्पीकर जो है वो डेट डिसाइड करेंगे कि कब डेप्यूटी स्पीकर का जो है इलेक्शन का डेट फिक्स होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी प्रोविज़न यूज़ किया हुआ है ना, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहा है ये 10th लोकसभा तक जनरली स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी के हुआ करते थे। बट 1996 के बाद 11th लोकसभा से एक कन्वेंशन पास हुआ कि जो स्पीकर होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे और डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो ऑपोजिशन पार्टी या फिर लार्जेस्ट ऑपोजिशन में जो पार्टी होगी उसके होंगे। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी वर्ड की वजह से दूसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है, और ये रूलिंग पार्टी भी जो है इसके वजह से भी रॉन्ग हो जाता है। और द रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी से ही डिप्टी स्पीकर को चूज़ किया जाता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ना ही इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है। ये एक कन्वेंशन है जिसको लोकसभा जो है वो फॉलो करती है। और जो भी न्यूज़ कोई फॉलो करता होगा उसको पता है कि पार्लियामेंट में अभी डिबेट चल रही है कि डेप्यूटी स्पीकर असाइन नहीं किया गया है, उनका इलेक्शन होल्ड नहीं किया गया। तो 2019 से जो है डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है अभी वो वेकेंट है लोकसभा में, जिस पे हमेशा डिबेट होती है कि उसका इलेक्शन कराया जाए जल्दी से जल्दी। तो करंट अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो भी दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये आपको मतलब करंट से अगर आप स्टैटिक पोर्शन इंटरलिंक करके पढ़ रहे हो तो दूसरा स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रॉन्ग है। अब तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। द डेप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं तो उनके पास सारी पावर्स आ जाती है प्रेसिडेंट की, वैसे ही सिमिलर केस यहाँ पे है। जो आपके डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो सारा पावर ऑफ फंक्शन एज इट इज़ परफॉर्म करते हैं जैसे आपके स्पीकर होते हैं। तो उनका जो डिसीज़न होता है वो फाइनल होता है। बाद में अगर ओरिजिनल स्पीकर आ भी जाए तो उनके रूलिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन है द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें स्पीकर जो ये यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, स्पीकर का कोई रोल नहीं होता है मोशन मूव करने में। यहाँ पे जो मोशन मूव किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू मूव किया जाता है या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो होते हैं उनके थ्रू मूव किया जाता है। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया कि मूव बाय स्पीकर, ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसके वजह से चौथा ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ए। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब इसके वैल्यू एडिशन वाले पार्ट में चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 93 में ये मेंशन है कि एज सून एज मे बी, यहाँ पे डेट स्पेसिफाई नहीं किया है। इसी का लूप होल यूज़ करके इलेक्शन को इंडेफिनिट पीरियड के लिए टाल देते हैं जो गवर्नमेंट्स होती हैं। फिर ये डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो सबऑर्डिनेट है स्पीकर के कंपैरिजन में, तो उसके बारे में आप देख लेना। तो वो एज अ इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। फिर किसी भी कमेटी में उनको अपॉइंट किया जाता है तो वो एज अ चेयरमैन उसको लीड करते हैं। तो ये सब आप पॉइंट जो है इसको ध्यान से देख लेना। फिर वोट डेप्यूटी स्पीकर इनिशियली तो वो रेगुलर मेंबर की तरह वोट करते हैं, बट जब कभी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्ट करते हैं स्पीकर के एब्सेंस में तो वो कास्टिंग वोट डालते हैं, जैसे कि स्पीकर डाला करते हैं। तो ये सब आप डिटेल्स ध्यान में रखना, बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैल्यू एडिशन का जितना भी मैंने आपसे अभी तक शेयर किया है, जितने भी वीडियोज़ में, सब बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उससे रिलेटेड है। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रिकॉर्ड, पुलिस। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए खुद से। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो उसमें जितनी भी डिटेल्स दी हैं वो आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। अभी आई थिंक 23 वाला जो डिस्कस किया था उसमें 1935 के एक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे 1919 से पूछा है। तो इसको एक बार आप लोग ट्राई करो खुद से। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक डायरकी वर्ड है, ये आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार सुन रहे होंगे, तो उसको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। डायरकी का बेसिक वर्ड्स में मतलब क्या है कि एक जगह आपके पास पावर आपको दी गई है, बट आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये केस था गवर्नर के केस में, जो उनकी जो काउंसिल में मिनिस्टर्स थे जो उनको एडवाइस किया करते थे वो आंसरेबल नहीं थे लेजिस्लेचर को। वहीं बात करें इंडियन साइड में, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है उसमें क्या था, उनको दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, बट उनको कुछ भी पावर नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो कोई भी अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर ना पाए। जैसे जितने भी टॉपिक हो गए ना वेलफेयर और ये सब से रिलेटेड, ये सब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में दे दिया गया था। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, ये सब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में आ गया था। और वही ब्रिटिशर्स को जिससे अपना कंट्रोल मजबूत रखना था इंडिया पे, वो उन्होंने अपने पास रख ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट? तो रिजर्व सब्जेक्ट वही टॉपिक थे जो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिया, और ट्रांसफ़र वाला वही इंडियंस को दे दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जस्टिस को अगर वो कंट्रोल करेंगे, पनिशमेंट और ये सब, तो वो अच्छे से इंडिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो रिजर्व सब्जेक्ट में ही आएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है वो इंडियंस को पास ऑन कर देंगे, लेकिन अब इंडियंस के पास रिसोर्स ही नहीं है, फाइनेंशियल अथॉरिटी ही नहीं है, तो वो हमेशा रिसोर्स कॉन्स्ट्रेन में रहेंगे और वो अपना कोई भी प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में था। लैंड रिकॉर्ड, अब लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनका सोर्स ऑफ इनकम जाए, तो ये भी जो है रिजर्व सब्जेक्ट में था। पुलिस का कॉलोनियल एरा में बेसिक काम था मासेस को सप्रेस करना और ब्रिटिश का जो रूल है उसको और कॉन्क्रीट करना, तो ये भी जो था ये रिजर्व कैटेगरी में था। तो सेलेक्ट द, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वे ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों जो है वो आपका रिजर्व सब्जेक्ट हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आई होप आपको मेमोराइज तो करना है, लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को मेमोराइज करोगे तो ये लॉन्ग टर्म तक आप रिटेन कर लोगे।
तो इस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर करो ताकि आपको पूरा मेमोराइजेशन पे ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अब वैल्यू एडिशन वाले में देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। फिर डायरकी एट द प्रोविंसेस, ये 1919 में जैसे यहाँ पे था, और सेंटर में 1935 में ही 23 वाले क्वेश्चन में हम लोग ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो ये देख लेना आप। फिर ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर कब बना, तो ये अपना जो है सेंटर में कब राज्यसभा और स्टेट लोकसभा फॉर्म किया गया, वो आप देख लेना। फिर डायरेक्ट इलेक्शन कब कंट्री में स्टार्ट हुआ, और जैसे अभी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिला है कि हर आदमी वोट डाल सकता है, ये ब्रिटिश टाइम में यूनिवर्सल नहीं था, इसमें डिस्क्रिमिनेशन था प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट का है, उसको आप अच्छे से देख लेना। फिर ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का क्या था, 1909 के भी जितने पॉइंट्स हैं ना वो आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत फ्रेम करता है। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस का कब बनाया गया, वो देख लेना आप। फिर नए इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन जैसे हाई कमीशन फॉर इंडिया, और अभी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सेटअप कब हुआ था, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात यहाँ पे, जो कि अब यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप खुद से प्रिपेयर करना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 5th और 6th शेड्यूल से फिर से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। अगर आप लोग शुरू से वीडियोस देखते आ रहे हो पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चन के, तो एक चीज़ आप ध्यान दियोगे कि बहुत सारे थीम्स और टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज बॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। पहला है इट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। दूसरा है दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। तीसरा है दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। चौथा है द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद साथ में इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ये इसका कोर आइडिया है कि 5th शेड्यूल का, कि जो ट्राइबल पीपल की लैंड है वो नॉन ट्राइबल को ट्रांसफ़र ना हो। ये बनाया ही गया था शेड्यूल ट्राइब के एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, और इस गवर्नर को स्पेशल पावर होती है कि वो डिक्लेयर करेगा पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का लॉ उस पर्टिकुलर एरिया में लागू होगा कि नहीं होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। तो ये जो है ये आपका 6th शेड्यूल से डील करता है, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनसे डील करता है। ये क्या बोलते हैं 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात होती है, जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं और 3/4 मेंबर जो होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब के ही होते हैं। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तीसरा है दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ये बिल्कुल वेग है। 5th और 6th शेड्यूल से यूटी का कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती का फ्रेम कर रखा है यहाँ पे। और चौथा है द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था क्या क्या टर्म और कंडीशन होती है, किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कब मिलता है, उसकी बैकवर्डनेस के लिए, उसकी जोग्राफी कैसी होगी, वो एरिया कितना सेंसिटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट इसका 5th और 6th शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए ही होगा। तो ये स्पेशल कैटेगरी वाला जो है ना, इसका जो भी क्राइटेरिया होगा उसको आप लोग ध्यान से देख लेना। अब वैल्यू एडिशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे भाई 5th और 6th के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है कि 5th शेड्यूल 10 स्टेट में लागू होता है, बाकी 6th शेड्यूल जो है वो आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका मेमोनिक्स हम लोग ATM मनी करके भी याद करते थे, तो वो देख लेना। फिर ये जो है वो डिक्लेयर एन एरिया है शेड्यूल एरिया, ये PYQ में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। प्रेसिडेंट करते हैं।
फिर सुपर पावर ऑफ गवर्नर इन 5th शेड्यूल एरिया, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था आंसर बताते टाइम, तो ये देख लेना। फिर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का क्या रोल होता है 5th शेड्यूल में, वो देख लेना। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट। दूसरा है एज इट एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। तीसरा है इट हैज़ अ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसको आप लोग ट्राई करो फिर एक बार खुद से, और फिर बाद में हम लोग साथ में इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा खुद से। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि मस्ट एडॉप्ट इट। तो ये मैंडेटरी नहीं है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल को कि एडॉप्ट करना ही करना है। ये गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोल करना है इसमें, ताकि एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की जा सके हर एक डोर स्टेप पे। तो ये जो है कि पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और वैसे भी यूपीएससी में एक काफ़ी पॉपुलर ट्रेंड है कि जो एक्सट्रीम वर्डेड होता है वो ज़्यादातर रॉन्ग ही होता है। तो उस लॉजिक से भी ये जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। बाकी नॉलेज के बेसिस पे आप देखो तो अगर गवर्नमेंट सबको फोर्स करेगी तो भी ये मतलब इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, तो उस बेसिस पे भी आप इसको एनालाइज करो तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। दूसरा है स्टेटमेंट है कि एज इट एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। यहाँ पे भी सेम वैसे ही एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ कर रहा है। तो जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ कवर देना है वो तो है, लेकिन एंड गोल इसका जो है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट, ये फोर्सफुली जो है हर एक को उसका पार्ट बनना है ये ज़रूरी नहीं। अगर आप चाहें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में एनरोल कर सकते हैं, आप ना चाहें तो ना एनरोल करें, ये आपके कंसेंट पे होगा। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा है कि इट हैज़ अ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। तो ये वन ऑफ द बैकबोन है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, कि जैसे आप अपना जो मेडिकल रिकॉर्ड है अगर इस पोर्टल पे अपलोड करते हैं और फ्यूचर में कभी किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और अपना कंसेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो भी मेडिकल रिकॉर्ड या डेटा होगा वो थ्रू आउट इंडिया डॉक्टर जो है वो आपके कंसेंट से एक्सेस कर सकता है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था, सीमलेस पोर्टेबिलिटी। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप को आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो यूपीएससी की हैक और ट्रिक है एक्सट्रीम वर्डेड वाला और साइंस टेक वाला, जो जो ट्रिक्स आपको ज़्यादातर चैनल्स पे मिलेगी वो काफ़ी हद तक यूज़फुल है आपका मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने में। लेकिन मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी जो है वो आपकी नॉलेज के बेसिस पे होगी, उसके बाद आपका एलिमिनेशन टेक्निक और स्मार्ट गैस आएगा। आप स्टार्टिंग से ही अगर स्मार्ट गैस लगाओगे तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सही दी हो, लेकिन आपका ये सेम जो ट्रैप आपने बना रखा है कि इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देंगे, उस वजह से आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन का सारा ऑप्शन प्रॉपरली पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो। और फर्स्ट गो में तो अपने नॉलेज के बेसिस पे उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। फिर जब नहीं अगर सॉल्व होता है तो फिर आप ये सब ट्रिक लगाओ। अब इसका वैल्यू एडिशन देख लेते हैं कि जैसे एग्ज़ाम में ये पूछता है कि ये जो प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री ने या किस बॉडी ने इम्प्लीमेंट किया है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसने इम्प्लीमेंट किया है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप देख लेना। फिर एक ऐसा ही स्कीम और है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसमें और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप देख लेना। फिर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो 12 डिजिट का है कि 14 डिजिट का है वो आप देख लेना। फिर उसके क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो देख लेना। फिर ये मैंने बताया जैसे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक बार आप देख लेना। इसमें पूरी
कंट्री की पॉपुलेशन कवर है या जो लोअर स्ट्रेटा है वो कवर है, तो वो देख लेना है। कवर अमाउंट कितना है पर ईयर पर फैमिली, ये सब आप देख लेना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71।